मैं उस दिन डिनर पर कनक से इसी बारे में बात करना चाहता था क्योंकि वो बीवी है मेरी। उसे हक है मेरे बारे में सब कुछ जानने का। उससे डिस्कस करने के बाद फिर घर वालों को ये सब बताना चाहता था। नील ने सुना तो खुशी से आकर उसके गले लग गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तू सच कह रहा है ना? मुझे तो पहले ही पता था कि तुझे कुछ नहीं होगा। भगवान हम सब के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकते हैं। मैं अभी अंजलि को बताता हूँ, वो तो खुशी से उछल पड़ेगी ये सुनकर। अभी नहीं, पहले मैं खुद कन्फर्म हो जाऊं, फिर सबको खुद ही बताऊंगा। तब तक मैं किसी को कोई झूठी होप नहीं देना चाहता। उससे पहले मैं अपनी मैडम को तो मना लूं। आदित्य ने उसे कसकर गले लगाते हुए कहा। उसके लिए तू मुझसे टिप्स ले, देखना 100% वर्क करेगा। ये नील का वादा है तुझसे। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ मैं, नील ने अपने कलर झाड़ते हुए कहा। ओके, फिर आज तुम ही अपने टिप्स दे दो, शायद मेरा काम बन जाए। आदित्य ने एक गहरी सांस भरते हुए कहा तो नील उसे कुछ समझाने लगा। ये वाला नहीं, वो वाला शर्ट चाहिए, आदित्य ने कनक से कहा तो कनक ने झुंझलाहट से उसे देखा। वो पिछले आधे घंटे से उसे ऐसे ही परेशान कर रहा था। जो भी कपड़े कनक उसको देती उसे छोड़कर वो दूसरा वाला मांगने लगता। उसने कबड़ के लगभग सभी कपड़े एक एक करके दिखा दिए थे, लेकिन आदित्य को अब भी अपनी चॉइस के कपड़े नहीं मिले थे। कनक को समझ आ गया कि वो बस उसे परेशान कर रहा है, इसलिए उसने कबड़ के सारे कपड़े निकाले और उसके सामने रख दिए। फिर उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे कहना चाहती हो कि आप खुद ही ले लीजिए अपने कपड़े, और कमरे से बाहर चली गई। आदित्य का मूड ऑफ हो गया। उसने चुपचाप एक शर्ट निकालकर पहन ली। नील का यह प्लान भी काम नहीं कर पाया। कनक इस बार भी नहीं मानी। पिछले 2 दिनों से वो अपनी इमेज को साइड में रखकर नील के बताए उल्टे सीधे टिप्स फॉलो कर गए। कनक को मनाने की कोशिश कर रहा था। कनक कमरे से निकलकर किचन में आ गई थी। वो समझ रही थी कि आदित्य उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्यों? अब उसे उससे क्यों बात करनी थी? वो हमेशा से यही तो चाहता था ना, उससे दूर रहना। फिर अब जब वो खुद उससे दूर रहने की कोशिश कर रही थी, तब उसे क्या परेशानी थी? उसे तो खुश होना चाहिए था कि कनक इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से खुद ही अलग होने की कोशिश कर रही है। अब वो रहे ना रहे अपनी अकड़ के साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो उसके सामने नहीं झुकेगी, ना ही अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को गिरने देगी। बहुत हो गया, बहुत कोशिश कर ली उसने। अब रिश्ते को सुधारने की कोशिश की बारी आदित्य की है। अगर उसे सब ठीक करना है तो खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन इन उल्टे सीधे तरीक़ों से नहीं, बल्कि सामने से खुलकर बात करके। शाम को आदित्य ने उसे घर आते ही फिर से आवाज़ दी, जाइए भाभी, भाई का बुलावा आया है। वंदना ने हंसते हुए कहा तो कनक झेंप गई, और दीपिका जी और शीतल जी हंस पड़ी। वो शायद उन्हें प्यास लगी होगी इसलिए बुलाया है, कनक ने झेंपते हुए कहा। हाँ, प्यास तो लगी होगी, लेकिन किसी के दीदार की, वंदना ने शरारत से कहा और उसके कंधे पर हल्का सा धक्का मारा। कनक ने उसे हल्का सा घूरा। तब तक एक सर्वेंट फिर से आदित्य का संदेशा लेकर आया तो शीतल जी हंस पड़ी। जाइए कनक, वरना कहीं ऐसा ना हो आदि खुद ही यहाँ आ जाए और आपको गोद में उठाकर ले जाने लगे। कनक उनकी बात सुनकर शर्मा गई और जल्दी से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। आदित्य ने उसे एक नज़र देखा तो दिल में सुकून उतर आया। उसने कहा, तुमने मेरा वॉलेट देखा है कहीं? कनक ने ना में सिर हिला दिया और उसका वॉलेट ढूंढने लगी। आदित्य उसे चुपचाप देखने लगा। कनक ने लगभग सब जगह देख लिया, लेकिन वॉलेट कहीं नहीं मिल रहा था। फिर भी उसने एक शब्द नहीं कहा। आदित्य अपनी जगह से उठा और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो तेजी से आकर उसके सीने से लग गई। उसका दिल धड़क उठा। आदित्य की करीबी से उसके वजूद से उठने वाली खुशबू उसे बेचैन कर रही थी कि अचानक से उसे अपना गुस्सा याद आया तो वो तेजी से उससे अलग होने को ही, लेकिन आदित्य ने उसके कंधे पकड़कर उसे रोक लिया। कनक ने हैरानी से उसे देखा। क्यों क्यों कर रही हो ऐसा तुम? एक छोटी सी बात के लिए इतना गुस्सा क्यों? आदित्य ने पूछा तो कनक ने उसकी तरफ एक नज़र देखा, फिर अपने आप को उसकी पकड़ से आज़ाद करने की कोशिश करने लगी। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं सिर्फ तुम्हारी एक आवाज़ सुनने के लिए परेशान हूँ? क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं पड़ रहा है कि सिर्फ तुमसे बात करने के लिए मैं चीप और स्टूपिड हरकतें कर रहा हूँ? आदित्य ने झल्लाते हुए कहा। फिर उसका हाथ पकड़कर अपना वॉलेट अपने जेब से निकाला और उसके हाथ पर रख दिया। वो अब परेशान हो चुका था कनक की चुप्पी से। उसकी पकड़ कनक पर मजबूत हो चुकी थी। कनक को अब दर्द होने लगा था। उसने कहा, मिस्टर मलिक, छोड़िए हमें, यू आर हर्टिंग मी। उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनकर आदित्य ने उसे तुरंत छोड़ दिया। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। कनक वहाँ से जाने को ही तो उसने फिर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आई वॉन्ट टॉक टू यू, आर यू लिसनिंग, डू यू अंडरस्टैंड, डैम इट। हाँ, सब समझ आ रहा है हमें, लेकिन बस ये समझ नहीं आ रहा है कि आप क्यों कर रहे हैं ये सब। क्यों बात करनी है आपको हमसे, जब आपको हमारे होने या न होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कनक चीख पड़ी। आदित्य ने हैरानी से उसको देखा। उसकी आंखों में आंसू थे।
लेकिन चेहरे पर उतना ही गुस्सा। नॉर्मल कंडीशन में वो खुद भी चिढ़ जाता इस तरह से उसके चिल्लाने पर, लेकिन आज वो उससे बात करना चाहता था, इसलिए शांति से कहा, तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारी किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता? अगर मुझे मतलब नहीं होता तो मैं इतना परेशान क्यों होता? कनक अपनी बात कहकर जाने लगी तो आदित्य ने उसको अपनी तरफ खींचा और बेहद आराम से कहा, अगर मुझे तुमसे मतलब नहीं होता तो मैं इतना परेशान क्यों होता, सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए? कनक ने उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखा। वो भी कनक की आंखों में ही देख रहा था। कनक ने उसके इस तरह से देखने पर अपनी निगाहें चुरा ली। रहने दीजिए मिस्टर मलिक, आपको हमारे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ऐसे झूठ बोलने की। कनक ने रूखे स्वर में कहा, झूठ? रियली तुम्हें लगता है कि मैं ये सब झूठ बोल रहा हूँ? आदित्य ने हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से कहा, जी हमें लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, कहकर कनक ने अपनी नज़रें फैली। आदित्य ने कनक का हाथ छोड़ा और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरकर उसकी नीली आंखों में देखते हुए कहा, देखो मेरी आंखों में और अब कहो, क्या तुम्हें इनमें कोई झूठ या फरेब दिख रहा है? आदित्य ने अपनी सर्द आवाज़ में कहा। कनक ने उसकी उन गहरी बोलती आंखों में देखा जहां आज बेपनाह चाहत और मोहब्बत के ना जाने कितने भाव तैर रहे थे। वो खो सी गई थी उन आंखों में। लेकिन फिर जब उसे अचानक से बीते घटनाक्रम और आदित्य का कोल्ड और रूड बिहेव, उसकी वो कड़वी दिल को दुखाने वाली बातें याद आई, तो उसने उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से अलग कर दिया और कहा, आंखों में देखकर क्या फ़ायदा मिस्टर मलिक? अगर हमें इनकी भाषा समझ आती तो ज़िंदगी में इतने धोखे ना मिले होते। उसकी आवाज़ रुंध गई थी, ज़ुबान लड़खड़ाने लगी थी। फिर भी उसने कहा, सब झूठ है या फिर हमारा कोई ख्वाब, वरना वो शख्स हमसे ऐसी बातें क्यों करता जिसने हमेशा हमें ठुकराया है, हमारे जज्बातों को बड़ी बेरहमी से कुचला है। उसकी ज़िंदगी में हमारा होना उसके लिए किसी बुरे सपने या मजाक से कम नहीं है। आदित्य ने उसकी तकलीफ़ को महसूस किया। सच ही तो कह रही थी वो। उसने हमेशा उसके दिल को ठेस पहुंचाई थी, कभी अपनी बातों से तो कभी अपने व्यवहार से, फिर चाहे इसके पीछे उसकी भलाई क्यों ना छुपी थी। लेकिन वो तो हर चीज़ से अनजान ही थी, तो कैसे वो इतनी आसानी से वो सब कुछ भूल सकती थी? मेरी बात सुनो प्लीज़, आदित्य ने कहा तो कनक ने उसे रोकते हुए कहा, आप सुनिए हमारी बात, मत करिए ये सब। आपकी ये बातें हमें और तकलीफ़ पहुंचाएंगी। रहिए ना वैसे ही जैसे आप हमेशा से रहे हैं, हमसे और इस रिश्ते से दूर, बेपरवाह बेफिक्र। आदित्य झल्ला गया। उसने कहा, नहीं रह सकता मैंने बहुत कोशिश की। लेकिन वो आगे कुछ कहता, तभी उनके दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। आदित्य ने घड़ी देखी, रात के 9 बज रहे थे। कनक ने उसकी ओर देखा तो आदित्य ने उसकी आंखों के आंसू साफ किए, उसके बिखरे बालों को अपने हाथों से ठीक किया और खुद का हुलिया भी सही करके आगे बढ़ गया दरवाज़ा खोलने के लिए। दरवाजे पर राजेंद्र जी थे। आई एम सॉरी बेटा, हमने इस टाइम आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन बात ही इतनी ज़रूरी थी कि मजबूरन आना पड़ा। हॉस्पिटल में अभी कनक की बहुत ज़रूरत है। राजेंद्र जी ने माफ़ी मांगने के साथ साथ आने की वजह भी क्लियर की। इट्स ओके चाचू, कोई परेशानी की बात है क्या? आदित्य ने एक नज़र कनक को देखते हुए राजेंद्र जी से पूछा। हाँ बेटा, हॉस्पिटल में किसी बस के एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारे पेशेंट को एडमिट किया गया है। ऐसे में वहाँ और भी डॉक्टर्स का होना ज़रूरी है, राजेंद्र जी ने हड़बड़ी में कहा। कनक ने भी ये सुनकर जल्दी से अपना दुपट्टा उठाया और अपना बैग और मोबाइल लेते हुए कहा, चलिए चाचू हम रेडी हैं। राजेंद्र जी और कनक चले गए तो आदित्य बेड पर आकर बैठ गया। आज फिर वो कनक को कुछ नहीं बता पाया। पहले जब उसे कुछ कहना नहीं था तो उसके पास ऐसे हज़ारों मौके थे, और अब जब वो सब कुछ क्लियर करना चाहता था तो कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती थी। आदित्य एक रेस्टोरेंट में बैठा था। ये रेस्टोरेंट उसी का था जिसे विक्रम चलाता था। उसने एक म्यूज़िक डायरेक्टर को यहीं बुलाया था मीटिंग के लिए। उसका फ़ोन बार बार रिंग हो रहा था। उसे अपने काम में डिस्टरबेंस कभी भी पसंद नहीं था, इसलिए वो बिना देखे फ़ोन कट कर देता। ये देखकर सामने बैठे इंसान ने कहा, डोंट माइंड मिस्टर मलिक, प्लीज़ पिक अप योर फ़ोन, मे बी देयर इज़ एन अर्जेंट कॉल। आदित्य ने एक नज़र फ़ोन की स्क्रीन पर डाली और कॉल रिसीव की। सामने से आवाज़ आई, भाई हम सब अपने रेस्टोरेंट आए हैं कनक के। आदित्य ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, विक्रम मैं अभी बहुत ज़रूरी मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। यह कहकर उसने कॉल कट कर दी। विक्रम की बात अधूरी रह गई। दरअसल वो कहना चाहता था कि वो सब विक्रम, वंदना, अंजलि, नील कनक के साथ रेस्टोरेंट में आए थे उसके अपने डिपार्टमेंट का हेड बनाए जाने की खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए। वो लोग आदित्य को भी इस खुशी में शामिल करना चाहते थे, लेकिन उसने तो बात सुने बिना ही फ़ोन कट कर दिया। भाई शायद किसी मीटिंग में बिजी हैं, विक्रम ने जेब में फ़ोन रखते हुए कहा। परसों तो बड़ा कह रहे थे कि हमारी हर बात से उन्हें फ़र्क पड़ता है, लेकिन आज देखो इन्हें हमारी खुशी में शामिल होने का भी टाइम नहीं है।
हमारा नाम सुनते ही फ़ोन काट दिया। इनकी केयर और इनका प्यार ये सब ना मौसम की तरह हैं, कब कौन सा रंग बदले पता ही नहीं चलता। कनक ने खुद से ही कहा। अब तुम क्या सोचने लगी? ज़्यादा परेशान मत हो, आज की पार्टी विक्रम भाई की तरफ से फ्री होगी और शॉपिंग का बिल नील भरेंगे, हमें तो बस मज़े करने हैं, अंजलि ने कहा। तो वंदना ने हंसते हुए उसे हाई फाई दी। उसकी बात पर विक्रम और नील ने मुंह बना लिया। विक्रम ने कहा, ये तो हमेशा बिल हमारे सिर पर क्यों फाड़ देती है? अब अपने रेस्टोरेंट में हम सबको एक छोटी सी पार्टी तो दे ही सकते हो ना। आफ्टर ऑल वी आर योर फैमिली, अंजलि ने प्यार से कहा। भूल मत, मुझे भी किसी को जवाब देना होता है, इस रेस्टोरेंट का मालिक नहीं हूँ मैं, विक्रम ने उसे याद दिलाते हुए कहा। अरे मालिक नहीं हो तो क्या, एम्प्लॉय तो हो ना। अब इतने पैसे तो कमा ही लेते हो कि हम सबको ट्रीट दे सको, इस बार वंदना ने कहा। तो विक्रम ने झूठ मूठ का नाराज़ होने का दिखावा किया। अरे मैं खुद ही पे करने वाली थी ये बिल्स, लेकिन फिर सोचा कि आप सबको भी मौका दूं कुछ करने का, वरना आप सबको बुरा लगेगा ना, अंजलि ने बहुत मासूमियत से कहा। तो सबके साथ साथ कनक भी मुस्कुरा उठी। विक्रम ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर प्यार से चपत लगाई और कहा, आप सब अंदर चलिए, मैं गाड़ी पार्क करवा के आता हूँ। जल्दी जाओ विक्रम, फिर साथ ही चलेंगे। बॉस के साथ एंट्री का अलग ही इंप्रेशन पड़ेगा सब पर, नील ने कहा। ओके, विक्रम ने कहा और चला गया। अंजलि ने नील को अपनी कोहनी मारते हुए कहा, यहाँ किस पर इंप्रेशन जमाने का इरादा है आपका? किसी पर नहीं बेबी, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, नील ने हकलाते हुए कहा। सुधर जाओ मिस्टर नील खुराना, वरना अगर मैंने सुधारा ना तो आपके लिए शायद अच्छा नहीं होगा, अंजलि ने उसे घूरते हुए कहा। तो नील ने कहा, यार ये तुम अपने भाई की तरह हर बात पर धमकी क्यों देने लगती हो? अंजलि उसे घूरने लगी तो नील ने उसे अपनी तरफ खींचते हुए रोमांटिक अंदाज में कहा, तुम ना ऐसे मत घूरा करो, कसम से तुम पे इतना प्यार आने लगता है कि कहीं मुझसे कोई गुस्ताखी ना हो जाए। यहाँ सबके सामने अंजलि शर्मा गई उसकी बात पर और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। कनक और वंदना दोनों को ऐसे देखकर मुस्कुरा उठी। वंदना ने गला साफ करने की एक्टिंग करते हुए कहा, यह पब्लिक प्लेस है भाई, यहाँ रोमांस नॉट अलाउड। अंजलि और नील झेंप कर अलग हो गए। तब तक विक्रम भी आ गया था तो सब अंदर की तरफ चल दिए। काफ़ी देर तक बातचीत करने और कुछ ज़रूरी बातों पर विचार करने के बाद सामने बैठे इंसान ने आदित्य से हाथ मिलाते हुए कहा, ओके मलिक साहब, फिर मिलते हैं आपके ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी के साथ। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमें आपकी कंपनी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। यू डिज़र्व इट मिस्टर मेहरा, योर आइडियाज़ आर ऑसम। आई एम आल्सो एक्साइटेड टू वर्क विद यू, आदित्य ने हाथ मिलाते हुए कहा। मिस्टर मेहरा उससे विदा लेकर चले गए तो आदित्य ने अपना लैपटॉप और बाकी का सामान अपने सेक्रेटरी को पकड़ाकर बाहर कार तक चलने को कहा और ख़ुद भी जाने को मुड़ा। तभी उसे आरोही मिल गई जो उसी की तरफ आ रही थी। उसने आदित्य को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, है आदि, व्हाट ए कोइंसिडेंस, व्हाट आर यू डूइंग हियर? आदित्य ने बिना किसी भाव के पूछा, लेकिन आरोही ने फिर भी मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी के लिए आई थी, संजोग से तुम मिल गए। ओके कैरी ऑन, आई एम लीविंग, आदित्य ने कहा। तो आरोही ने जल्दी से कहा, आदि क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर यहाँ बैठ सकते हो प्लीज़? वो क्या है, मेरे दोस्त अभी आए नहीं हैं, आदित्य ने मना करते हुए कहा। नो आई हैव टू गो, आई हैव सम अर्जेंट वर्क, माई सेक्रेटरी एंड ड्राइवर आर वेटिंग फॉर मी आउटसाइड। प्लीज़ आदि, आई एम फीलिंग सो नर्वस, अगर मुझे पता होता कि वो लोग अभी नहीं आए हैं तो मैं इतनी जल्दी कभी नहीं आती, प्लीज़ बस थोड़ी देर ही, आरोही ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तो आदित्य मजबूरी में उसके साथ बैठ गया। आरोही के होठों पर मुस्कान आ गई। आदित्य अपने फ़ोन में लग गया और आरोही बेसब्री से बाहर की तरफ देखते हुए किसी का इंतज़ार करने लगी। लगभग 5 मिनट बाद ही उसकी आंखों में चमक आ गई और होठों की मुस्कान गहरी हो गई। उसने पास बैठे आदित्य का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने फ़ोन में कुछ दिखाने लगी। आदित्य को उसका हाथ पकड़ना पसंद नहीं आया। वो अपना हाथ खींचता तब तक एक आवाज़ आई, भाई आप भी यहाँ हैं? विक्रम ने आदित्य के पास बैठी आरोही को एक नज़र देखते हुए उससे पूछा। आदित्य कुछ कहता तब तक आरोही ने कहा, आदि मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स का वेट कर रहा है। आदित्य ने नज़रें उठाकर विक्रम के पीछे खड़े बाकी सबको देखा। सब उन दोनों को एक साथ देखकर हैरान थे। उसकी नज़रें कनक से मिली तो कनक ने अपनी नज़रें फैली। भाई हम चलते हैं यहाँ से, मिस्टर मलिक को उनकी ज़रूरी मीटिंग करने दीजिए ना, कनक ने ज़रूरी मीटिंग पर जोर डालते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। आदित्य ने सुना तो अपना सिर पीट लिया। तो क्या इन मैडम को लग रहा है कि मैं आरोही के साथ मीटिंग करने आया हूँ? ओह गॉड, हर बार मैं ऐसी सिचुएशन में क्यों पड़ता हूँ कि कनक को गलतफहमी हो जाए, उसने सोचा। भाई आप भी हमारे साथ ज्वाइन करो ना, हम यहाँ कनक को उसके डिपार्टमेंट का हेड बनाए जाने की खुशी सेलिब्रेट करने आए हैं। विक्रम ने माहौल की गंभीरता को देखते हुए जल्दी से कहा, ये भाई बिना क्या ज़रूरत थी ने इनको इनवाइट करने की, जब उन्हें हमसे कोई मतलब ही नहीं है।
कनक ने दिल ही दिल में सोचा। उसकी नज़र आदित्य पर पड़ी, जिसने टेबल पर अपनी कोहनियों को टिका रखा था और अपनी हथेलियों पर ठुड्डी रखकर उसी को देख रहा था। कनक ने उसे देखकर मुंह बनाया और दूसरी टेबल की तरफ चली गई। आदित्य ने उसे जाते देखा तो एक गहरी सांस छोड़ी। नील ने उसकी तरफ इशारा करके गले पर चाकू रखने का साइन बनाकर जीभ निकाल दी, जैसे कहना चाहता हो, बच्चू तू तो गया। कनक बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ी, तभी किसी से टकरा गई। उसने बिना देखे कहा, आई एम सो सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। गुड फॉर मी, आई विश यू स्टिल डोंट केयर। सामने से जानी पहचानी आवाज़ आई तो कनक ने उस तरफ देखा और खुशी से सामने खड़े शख्स के गले लग गई। ललित, तुम कब आए? मैं बता नहीं सकती तुम्हें देखकर मैं कितनी खुश हूँ। आई रियली मिस्ड यू, कनक ने कहा। आई आल्सो मिस्ड यू, कनक ललित ने भी कहा। अब तक बाकी सब भी वहाँ आ चुके थे। इस बार जेलस होने की बारी आदित्य की थी। देखो तो कैसे खुश हो रही है मैडम इस लंगूर को देखकर। मुझे देखकर तो जैसे लगता है कांटे चुभ जाते हैं, ऐसे मुंह बन जाता है। आदित्य ने कहा, कुछ जलने की बदबू आ रही है ना? ऐसा लग रहा है किसी का दिल जल रहा हो। नील ने आदित्य के कान में धीरे से कहा तो उसने उसे घूर कर देखा। नील ने उसको घूरते हुए पाया तो अंजलि की तरफ देखकर जल्दी से कहा, लगता है अंजलि मुझे बुला रही है। बाकी सब भी ललित से मिले। उसके बाद सब लंच के लिए एक साथ ही बैठ गए। आदित्य के एक तरफ आरोही तो दूसरी तरफ कनक बैठी थी और कनक के दूसरी तरफ ललित। आदित्य ने जैसे ही कनक की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी चाहिए, वो वहाँ से बिना उसकी बात सुने ही उठ गई और ललित से चेयर एक्सचेंज कर ली। आदित्य की नज़रें कनक पर थी और हाथों की मुट्ठियाँ कसी हुई थी। आरोही और ललित के अलावा सब इस बात को समझ रहे थे। वहीं कनक ने आदित्य को पूरी तरह इग्नोर कर रखा था और बाकी सबसे बातें कर रही थी। सब खाने के लिए बैठ गए। अब उनके साथ आरोही और ललित भी थे। ललित के आने से आदित्य की सारी अटेंशन कनक पर ही थी और कनक का बिगड़ा मूड भी थोड़ा ठीक हो चुका था। ये बात आरोही को ज़रा भी पसंद नहीं आ रही थी। उसने जानबूझकर ये सब किया था ताकि दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सके। उसने आदित्य को फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया था। वो किसी को यहाँ मिलने के लिए बुला रहा था, इसलिए उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के इरादे से वो यहाँ आई थी। उसका प्लान तब चेंज हो गया था जब उसने बाहर कनक और बाकी सबको देखा था। वो जानती थी कि आजकल कनक आदित्य से नाराज़ चल रही है। बस इसी नाराज़गी को वो थोड़ा और बढ़ाना चाहती थी कि कनक इस बात को लेकर आदित्य से झगड़ा करे, लेकिन अब उसका प्लान लगभग फेल हो रहा था। और ये सब हुआ था ललित की वजह से। उसने ललित को गुस्से में घूर कर देखा तो ललित से उसकी नज़रें मिल गई। ललित ने उसे अपनी तरफ घूरते देखा तो अपनी आंखें छोटी कर ली। आरोही ने अब भी नज़रें नहीं हटाई तो ललित ने जीभ निकालकर उसे चिढ़ा दिया तो आरोही ने मुंह बनाकर अपनी नज़रें हटा ली। उसका रिएक्शन देखकर ललित हंस पड़ा। विक्रम ने एक स्टाफ को बुलाकर सबकी पसंद का खाना ऑर्डर कर दिया। सब आपस में बातें करते हुए खाना खाने लगे। कनक के दिमाग में आरोही के हाथों में पकड़ा आदित्य का हाथ बार बार उथल पुथल मचा रहा था। उसका खाने से मन उचट चुका था। यहाँ आने से पहले वो जितना खुश थी, अब उसका उतना ही रोने का दिल हो रहा था। ये खाने के लिए है, खेलने के लिए नहीं। कौन सा चक्रव्यूह बना रही हो तुम इसमें? ललित ने कहा तो कनक अपने ख्यालों से बाहर आई। हमें ना भूख नहीं है और ये डिश भी अच्छी नहीं लग रही है। कनक को कुछ और नहीं सूझा तो जल्दी से ये बहाना बना दिया। ये इस रेस्टोरेंट की सबसे पॉपुलर डिश है। इसकी रेसिपी आज भी सीक्रेट है और सबसे बड़ी बात, आदित्य की फेवरेट है। नील ने कनक की बात पर कहा, शायद इसीलिए पसंद नहीं आ रही है। मिस्टर मलिक की पसंद तक पहुंचना हमारे जैसे इंसान के बस की बात नहीं है ना। कनक ने कहते हुए एक नज़र आदित्य को देखा और अपना सिर प्लेट में झुकाकर जल्दी जल्दी खाना खाने लगी, जिससे अपने इमोशन को अपने अंदर ही जब्त कर सके। अगर पसंद नहीं आ रहा था तो क्यों खा रही हो? कुछ दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लो। आदित्य ने उसकी तरफ झुककर उसकी प्लेट हटाते हुए कहा। कनक ने प्लेट को वापस अपनी तरफ खींच लिया और कहा, हमें खाना वेस्ट करना पसंद नहीं है। वैसे भी हमको जो मिल गया उसी में खुश रहने की आदत है और लोगों की तरह ऑप्शन ढूंढना नहीं आता हमें, चाहे खाने में हो या फिर ज़िंदगी में। कनक ने ये बात अपनी प्लेट की तरफ देखकर ही कही थी, लेकिन आदित्य के साथ बाकी सबको भी समझ आ गया कि उसका इशारा किस तरफ था। साथ ही ये भी कि आज फिर कनक हर्ट हो गई है। आदित्य का दिल भी खाने से उठ गया। उसने मुश्किल से 2-4 स्पून खाना निगला। कहाँ वो अपने और कनक के रिश्ते ठीक करना चाहता था ताकि कनक को अपना सच बता सके। कहाँ बार बार कनक गलतफहमी का शिकार हो रही थी। तुम शायद किसी बर्थडे पार्टी के लिए आई हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने फ्रेंड्स के पास जाना चाहिए? अंजलि ने आरोही से कहा। वो आरोही को वहाँ से हटाना चाहती थी जिससे कनक का बिगड़ा मूड ठीक हो जाए, जो आरोही के रहते पॉसिबल नहीं था। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उनका मैसेज आया कि पार्टी कैंसिल हो गई। वो जिसका बर्थडे है उसकी मोम की तबीयत ख़राब हो गई है। आरोही ने माथे का पसीना पोंछते हुए फ़ौरन एक झूठ बोला।
फिर आदित्य से कहा, आदि क्या मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ? आदित्य नहीं चाहता था कि आरोही वहाँ रहे, लेकिन अगर कनक को गलतफहमी हो रही थी तो इसमें आरोही की क्या गलती थी, इसलिए उसने उसे वहाँ रुकने को बोल दिया। कनक की नज़र इस समय उन पर ही थी। उसने थोड़ी देर पहले जाने की बात पर आरोही के माथे का पसीना, और अब आदित्य ने जब उसे रोक लिया तो उसकी आंखों की चमक नोटिस कर ली थी। अब उसे इस बात का पक्का यकीन हो चला था कि आरोही झूठ बोल रही है। वो किसी पार्टी के लिए नहीं बल्कि आदित्य के लिए आई थी, या फिर उसके साथ। उन दोनों को एक साथ इमेजिन करके कनक को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। आंखों से आंसू निकलने को बेताब थे, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। वो पहले ही इमोशनल थी, ऊपर से वहाँ बज रहे गाने ने उसको और इमोशनल कर दिया। मुलाकातें कम हो गई हैं, अब बातें कम हो गई हैं, इश्क भी धीरे धीरे दम तोड़ ही देगा। उसे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे रहने ना रहने से, मुझे लगता है वो मुझे अब छोड़ ही देगा। नील ने गाना सुना तो उसे हंसी आ गई। वहीं आदित्य ने अपने सर पर हाथ रख लिया। अब बस इसी की कमी रह गई थी। उसने विक्रम की तरफ देखा तो उसने गाना चेंज करने को कहा। दूसरा गाना बजा तो वो पहले वाले से भी 2 कदम आगे था। वो किसी और से मिल के आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। इस बार नील खुलकर मुस्कुरा उठा तो आदित्य और अंजलि उसे घूरने लगे। स्टॉप दिस नॉनसेंस म्यूज़िक, आदित्य ने इस बार चिल्लाकर कहा तो गाने तुरंत बंद हो गए। उसने कनक की तरफ देखा जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। आदित्य ने अपनी नज़र उस पर से हटा ली और पानी का गिलास उठाकर मुंह से लगा लिया। कनक कमरे की तरफ जा रही थी जब आरोही ने उसका रास्ता रोका। कनक ने उसे चिढ़कर देखा तो उसने कहा, तुम्हें कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है भी या नहीं? कनक ने उसकी तरफ सवालिया नज़र उठाई तो आरोही बोल पड़ी, जब आदि तुमसे प्यार नहीं करता तो क्यों तुम उसके साथ ज़बरदस्ती इस रिश्ते में हो? उसे आज़ाद क्यों नहीं कर देती ताकि वो भी खुश रह सके? क्या उसे अपनी मर्जी से जीने का हक नहीं है? कनक ने कुछ नहीं कहा। उसके कानों में आरोही की बातें ऐसे चुभ रही थी मानो किसी ने शीशा पिघलाकर डाल दिया हो। आरोही ने उसकी आंखों में नमी देखी तो समझ गई कि कनक पर उसकी बातों का असर हो रहा है। उसने कहा, वो मुझसे प्यार करता है, ये बात तो अब तक तुम्हें भी समझ आ गई होगी। इस फैमिली और आदि ने तुम्हारे लिए जो भी किया है, अगर तुम्हारे दिल में उन एहसानों की थोड़ी भी वैल्यू है तो प्लीज़ दूर चली जाओ उससे। आरोही ने अपना पासा फेंका और वहाँ से जाने के लिए मुड़ गई। उसके होठों पर मुस्कान थी। वो यहाँ जिस मकसद के लिए आई थी वो अब कामयाब होता नजर आ रहा था। कनक मरे हुए कदमों से अपने कमरे में आ गई। आरोही की बातें अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिए और रो पड़ी। आदित्य घर पर नहीं था। घंटों रोने और सोचने के बाद कनक ने दिल ही दिल में कोई फैसला ले लिया। राजेंद्र जी एक चैरिटी हॉस्पिटल खोलना चाहते थे गरीब वर्ग के लोगों के लिए, किसी पिछड़े एरिया में। इसी काम के लिए उनकी वहाँ के लोकल अधिकारियों के साथ एक मीटिंग थी, लेकिन मेन टाइम पर उन्हें कोई बहुत ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए उन्होंने ये मीटिंग कनक को करने को कहा। उन्होंने कनक को उधर के एरिया के बारे में सारी जानकारी दे दी, लेकिन वो बार बार भूल जा रही थी, तो राजेंद्र जी ने उसे आदित्य को साथ ले जाने का बोल दिया। कनक पहले भी आदित्य के साथ ज़्यादा क्लोज नहीं थी, इन दिनों उनकी बातें ना के बराबर होने लगी थी। विक्रम भी वंदना के साथ उसके मायके गया हुआ था। अगर वो उससे हेल्प मांगती तो वो सब कुछ छोड़कर चला आता, पर वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से विक्रम और वंदना का वीकेंड ख़राब हो जाए। इसलिए उसने इस बारे में विक्रम को भी नहीं बताया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किससे मदद मांगे, कैसे आदित्य से अपनी बात कहे। वो इसी उधेड़बुन में लगी हुई थी कि उसे अंजलि की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने देखा कि दरवाजे पर अंजलि और नील थे। कनक भागकर अंजलि के गले लग गई। अंजलि ने भी उसे अपनी बाहों में कस लिया। दोनों काफ़ी देर तक ऐसे ही खड़ी रही। तब तक आदित्य और बाकी घरवाले भी वहां आ चुके थे। सब मुस्कुराते हुए दोनों दोस्तों को देख रहे थे। आदित्य ने कनक के चेहरे पर मुस्कान देखी तो उसे भी सुकून मिल गया। आज जब वो ऑफिस से घर लौटा था तो कनक को खुद में खोया हुआ और परेशान देखा था। वो जानता था कि अगर वो पूछेगा भी तो वो उससे कुछ भी नहीं बताएगी, इसलिए उसने अंजलि को बुला लिया। वो नील के साथ पास ही के मार्केट में थी, इसलिए तुरंत घर आ गई। पता है, आज हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। कनक ने उसके गले लगे ही कहा, मुझे लगा ही था, इसीलिए तो मैं तुमसे मिलने चली आई, अंजलि ने कहा। नील ने झूठ मूठ का खांसते हुए कहा, अगर अपनी दोस्त से मुलाकात हो गई हो तो कोई घर के इकलौते दामाद की भी खैरियत पूछ ले। कनक ने सुना तो अंजलि से अलग हुई और मुस्कुरा कर कहा, नमस्ते जीजू, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक ही था, अब आपको देख लिया तो एकदम ठीक हो गया हूँ। नील ने कनक को देखते हुए कहा तो कनक ने झेंपते हुए कहा, क्या जीजू आप भी ना कितना मजाक करते हैं। मजाक नहीं कर रहा, मैं तो भगवान का शुक्रगुजार हूँ जो इतनी खूबसूरत साली कम भाभी मिली है। नील ने फिर शरारत से कहा तो अंजलि ने उसे घूरा।
अरे बेबी, मैं तो तुम्हारी भाभी कम दोस्त की तारीफ कर रहा था। उसको अंजलि से ऐसे घबराते हुए देखकर बाकी सब और कनक मुस्कुरा उठे। नील ने आगे बढ़कर सबके पैर छुए और आदित्य के गले लग गया। आदित्य ने उसे पूरी ताकत से अपनी बाजुओं में कस लिया तो नील ने घुटी हुई आवाज़ में धीरे से कहा, क्या कर रहा है यार, मारेगा क्या? भूल मत तेरी बहन का सुहाग हूँ मैं। रोज़ ही तो मिलते हैं हम, इतना प्यार क्यों आ रहा है आज तुझे मुझ पर? कुछ ज़्यादा ही फ्लर्ट नहीं कर रहा है तू मेरी बीवी से? उससे थोड़ा दूर ही रहे, आदित्य ने फुसफुसाते हुए कहा। नील ने भी धीरे से कहा, तुझे क्यों जेलेसी हो रही है? रिश्ता है मेरा उनसे मजाक करने का। कम मजाक कर, वरना अगर कहीं मैंने मजाक किया तो मजाक करने लायक नहीं रहेगा, बल्कि खुद मजाक बन जाएगा। आदित्य ने उसे धीमी आवाज़ में वार्निंग दी। अच्छा ठीक है, अब छोड़ना, क्या सच में जान लेगा मेरी? नील ने हार मानते हुए कहा तो आदित्य ने उसे छोड़ दिया और उसकी कॉलर ठीक करने लगा। कैसे हैं आप? दीपिका जी ने पूछा तो नील ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर कहा, ठीक हूँ। फिर मन में कहा, बस कुछ देर पहले भगवान को प्यारा होने वाला था। आपके बेटे की मेहरबानी से। दीपिका जी और बाकी सब अंदर चले आए। नील और आदित्य वहीं बातें करने लगे। आप दोनों वहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ आइए ना। अंजलि दोनों को दरवाजे के पास ही खड़े देखकर अंदर बुलाया तो दोनों उसकी तरफ बढ़ गए। डिनर के बाद सब आपस में बैठे बातें करने लगे तो अंजलि ने मौका देखकर कनक से उसकी परेशानी की वजह पूछ ही ली। कनक ने उसे सारी बातें बता दी। अंजलि ने कहा, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मना कर दो, कोई दूसरा डॉक्टर चला जाएगा। नहीं यार, चाचू ने बहुत भरोसा करके अपनी जगह हमें चुना है, हम उन्हें कैसे निराश कर दें? कनक ने मायूस होते हुए कहा। दोनों ने उम्मीद भरी नज़रों से नील की तरफ देखा तो नील ने अपने हाथ खड़े कर दिए। सॉरी यार, मैं अगले हफ्ते तक बहुत बिजी हूँ तो मैं तो नहीं जा पाऊँगा तुम्हारे साथ। कनक का मुंह लटक गया तो उसने कहा, आप आदि के साथ क्यों नहीं चली जाती? इसने ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली है इटली जाने के लिए। कहते कहते नील ने अपनी जीभ निकालकर दांतों से दबा ली और आंखों को मींच लिया। अंजलि ने सिर पर हाथ रखकर बड़बड़ाते हुए कहा, इस इंसान के पेट में कुछ नहीं पचता है। नील ने अपनी एक आंख खोलकर आदित्य की तरफ देखा जो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। नील ने मन ही मन प्रार्थना की, है भगवान, इस बार इस वैम्पायर से बचा लेना। नंगे पैर आपके दर्शन को आऊँगा और 2 दिन का व्रत रखूँगा। उसने आदित्य से आंखों ही आंखों में माफ़ी मांग ली तो वह नॉर्मल हो गया। तो नील ने फिर से मन में कहा, भगवान, लगता है डर के मारे कुछ ज़्यादा ही बोल गया। आप प्लीज़ व्रत वाला कैंसिल कर दो, अब सिर्फ दर्शन को आऊँगा। वो अपने भगवान से बातचीत में लगा था तभी अनुराग जी ने कहा, आपने बताया नहीं कि आदित्य इटली क्यों जा रहे हैं? नील ने घबराकर आदित्य को देखा जो फिर से उसे घूर रहा था। उसने मन में कहा, क्यों मरवाने पर तुले हो दादू? आदित्य ने कहा था घर वालों को अभी इटली जाने के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अभी वो इस बारे में सिर्फ कनक को ही बताएगा। हे भगवान, मुझे बचा लो, चाहे तो व्रत वाला फिर से ऐड कर लो। वो मुझे कंपनी के काम से वहाँ जाना है, एक मीटिंग है। आदित्य ने आराम से जवाब दिया तो नील की जान में जान आई। आप कनक के साथ क्यों नहीं चले जाते? आपकी पत्नी है वो, उनकी परेशानी हल करना आपकी जिम्मेदारी है। अनुराग जी ने कहा। आदित्य ने कनक की तरफ देखा तो उसने मुंह फेर लिया। आदित्य ने भी भाव खाते हुए कहा, सोचकर बताता हूँ दादू। उसने जानबूझकर कनक को चिढ़ाने के लिए कहा और कनक बुरी तरह चिढ़ भी गई। दादू सोने चले गए तो नील ने कहा, तू इतना भाव क्यों खा रहा है? जब फ्री है तो चला क्यों नहीं जाता? जिसे मेरे साथ जाना है उससे कहो खुद ही मुझसे आकर बात करे, वो भी बिना मुंह बनाए। आदित्य ने थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहा ताकि थोड़ी दूर पर अंजलि के साथ बैठी कनक भी उसकी पूरी बात सुन ले। रहने दीजिए जीजू, मेरे लिए किसी से रिक्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। कनक ने भी जलकर कहा, नील, किसी से कह दो कि बेकार के गुस्से से बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं, इसलिए ये बेवजह की जिद छोड़कर बड़े प्यार से आकर मुझसे हेल्प मांगे। कनक ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया और उसे घूरने लगी तो आदित्य ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझसे मदद मांगने में जिसका ईगो हर्ट हो रहा है उसे याद दिला दूं कि फ़िलहाल मैं ही हूं जो उसके काम आ सकता हूं। नहीं यार, ललित भी तो है। नील के मुंह से ललित का नाम निकल गया। जब उसे अपनी गलती समझ आई तो बाकी का सेंटेंस उसने अटकते अटकते पूरा किया। आदित्य ने सिर पीट लिया और अंजलि उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगी। कनक को तो जैसे जीवन दान मिल गया। उसने कहा, थैंक यू सो मच जीजू, आपने तो हमारी सारी परेशानी ही ख़त्म कर दी। यू आर ग्रेट। नील ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा तो कनक ने आदित्य को देखकर एटीट्यूड से भौहें उचकाई और ललित को फ़ोन मिलाने लगी। आदित्य ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद नील ने अंजलि की तरफ देखा लेकिन वो भी उसे इग्नोर करके रूम में चली गई। बेबी, आई एम सॉरी यार, गलती से मुंह से निकल गया, तुम गुस्सा मत करो प्लीज़। नील ने अंजलि के पीछे आते हुए कहा, तो और क्या करूं, चाचू के साथ मिलकर मैंने ये प्लान बनाया था।
जिससे वो दोनों अपने बीच आई मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर सकें। लेकिन आपने जो रायता फैलाया है अब कनक भाई के साथ नहीं, ललित के साथ जाएगी। थैंक यू सो मच, नील ने कहा। वो आदि भाभी को परेशान कर रहा था तो फ्लो में मेरे मुंह से ललित का नाम निकल गया। कम ऑन नील, क्या आप नहीं जानते भाई सिर्फ कनक को छेड़ रहे थे ताकि वो चिढ़कर कुछ कहे। आरोही वाले मैटर के बाद वो भाई से बात ही नहीं कर रही है, अंजलि ने झल्लाते हुए कहा। नील को भी अपनी गलती का एहसास था। उसने फिर से कुछ कहना चाहा तो अंजलि बेड पर लेट गई और खुद को ब्लैंकेट में ढकते हुए बोली, मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। नील गहरी सांस लेते हुए बड़बड़ाया, आपका रिश्ता सुधारने के चक्कर में कहीं मेरा रिश्ता ही ना बिगड़ जाए साले साहब। उसने एक नज़र सोई हुई अंजलि को देखा और रूम से बाहर चला आया। उसने देखा कि आदित्य सीढ़ियों के पास बनी बड़ी सी विंडो से बाहर देख रहा है। उसके हाथों में सिगरेट थी। नील उसके पास चलाया और सामने देखते हुए कहा, आई एम सॉरी यार, मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गया, लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। नील ने अफसोस से कहा तो आदित्य ने कहा, जानता हूँ और कोई गड़बड़ नहीं हुई है, तू परेशान मत हो। लेकिन तू तो परेशान हो गया ना, आज फिर तेरे हाथों में सिगरेट आ गई। नील ने उसके हाथों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं परेशान नहीं हूँ, कुछ सोच रहा हूँ। आदित्य ने कहा तो नील ने कहा, तू कहे तो मैं भाभी से बात करूं? नहीं, मैं अपना खुद देख लूँगा, तू जाकर सो जा, तेरी भाभी कल मेरे साथ ही जाएगी। आदित्य ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा तो नील को भी तसल्ली हो गई और वो सोने के लिए चला आया। आदित्य कमरे में आया तो देखा कि कनक कमरे में चक्कर लगा रही है और बार बार किसी को फ़ोन करने की कोशिश कर रही है। वो समझ गया कि वो ललित को कांटेक्ट कर रही है। उसके होंठों पर एक मुस्कान उभरी जिसे उसने तुरंत ही जब्त कर लिया और बेड पर आ गया। कनक अब फ़ोन लगा कर परेशान हो गई थी। ललित का फ़ोन नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। मिलने दो कल इस ललित के बच्चे को, उसका मोबाइल तोड़कर डस्टबिन में ना डाल दिया तो मेरा नाम भी कनक नहीं। वो खुद में बड़बड़ाई। आदित्य अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था लेकिन उसका ध्यान काम पर कम और कनक की हरकतों पर ज़्यादा था। जब उससे रहा नहीं गया तो बोल उठा, तुम अपनी पदयात्रा को बाहर गार्डन में जाकर कर सकती हो प्लीज़। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी इस चहलकदमी से यहाँ के फर्श पर गड्ढे पड़ें। कनक पहले ही चिड़ी हुई थी। आदित्य की बातों ने उसके गुस्से की आग में घी का काम किया। वो गुस्से में आदित्य की तरफ बढ़ गई। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप जब देखो हमें ऑर्डर क्यों देते रहते हैं? ये मत करो, वो मत करो, गार्डन में चली जाओ, टॉवल में बाथरूम से बाहर मत आओ। भूलिए मत, अब ये कमरा हमारा भी है, हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। जैसी मर्जी होगी वैसे बाथरूम से बाहर आएंगे और जितना मर्जी उतना यहाँ से वहाँ चक्कर लगाएंगे, फिर चाहे फर्श पर गड्ढे पड़ें या फिर खाई बन जाए। आई डोंट केयर, समझ में आया? कनक ने एक सांस में सब कह दिया। वो बोलते हुए आदित्य पर पूरी तरह झुक गई थी और वो पीछे होने की कोशिश में बेड पर लेटने वाली स्थिति में पहुंच गया था। उसने कनक की नज़दीकी से बढ़ी अपनी धड़कनों को संभालते हुए और सांसों को बहाल करते हुए कहा, ओके समझ गया, बट यही बात तुम दूर रहकर भी कह सकती हो। मेरे ऊपर चढ़ाई करना क्या ज़रूरी है? आदित्य की बातों से कनक को अपनी स्थिति का एहसास हुआ। वो हड़बड़ाते हुए पीछे हटी तो पैर के नीचे तकिया आ गया जो आदित्य के पीछे हटने की कोशिश में नीचे गिर गया था। गुस्से में कनक ने ध्यान नहीं दिया और गिरने लगी। तभी आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। कनक उसके ऊपर जा गिरी। उसने उठने की कोशिश की तो पता चला आदित्य ने उसे अपनी बाहों के घेरे में ले रखा है। उसने उसके चेहरे की तरफ देखा तो उसकी नज़रें आदित्य से उलझकर रह गई। कनक भले ही उससे बहुत नाराज़ थी लेकिन एक सच ये भी था कि वो उससे बहुत प्यार करती थी। उसके करीब जाकर वो सब कुछ भूल जाती थी। आज भी यही हुआ। वो उसकी आंखों में डूबकर अपना अक्स ढूंढने की कोशिश कर रही थी। आदित्य की नज़दीकी से उसके जज्बात फिर से करवट लेने लगे थे। उसकी बेचैन सांसों और बड़ी धड़कनों ने आदित्य को भी होश खोने पर मजबूर कर दिया था। वो भी डूबने लगा था उसकी उन नीली आंखों में। लेकिन जब उसने उन आंखों में उमड़ते हुए जज्बात देखे तो होश में लौट आया और ख़ुद को संभालते हुए कहा, ये कमरा भले ही आपका है मिसेज़ मलिक, लेकिन ये शरीर तो मेरा है। इस पे आप अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकती हैं क्योंकि फ़िलहाल इस पर आपको कोई हक नहीं है। कनक उसकी आवाज़ से होश में आई और उसके ऊपर से उठने की कोशिश में वापस उसके ऊपर गिर गई क्योंकि दोनों को एक डोर में बांधने वाले मंगलसूत्र ने अपना काम कर दिया था। मतलब आदित्य की शर्ट के बटन से उलझ गया था। शायद वो भी नहीं चाहता था दोनों को एक दूसरे से अलग करना। कनक मंगलसूत्र को सुलझाने लगी लेकिन हमेशा की तरह आज भी उसके हाथों का कांपना जारी था, इसलिए उससे वो निकल ही नहीं पा रहा था। आदित्य को वो दिन याद आ गया जब वो पहली बार इसी तरह से उसके ऊपर गिरी थी और उसके बाल ऐसे ही उसके शर्ट के बटन से उलझ गए थे। ये याद आते ही उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान खेल गई। उसे आज भी कनक उतनी ही मासूम और प्यारी लग रही थी। उसने कनक के चेहरे पर आए बालों को उसके कान के पीछे लगा दिया। कनक उसकी छुअन से सिहर उठी। उसके हाथ रुक गए, आंखें अपने आप ही बंद हो गई। उसे अब आदित्य की बढ़ी हुई धड़कनें भी सुनाई दे रही थी
जो अब तक उससे दूर हटने की कोशिश में उसने महसूस नहीं की थी। उस पर आदित्य ने उसकी कमर पर अपने हाथ रख दिए तो कनक का बचा कुचा होश भी उड़ गया। आदित्य ने एक नज़र उसको देखा और उसे लेकर पलट गया। कनक की आंखें अब भी बंद थी, लेकिन उसकी तेज सांसें उसके दिल के हाल की चुगली कर रही थी। आदित्य को लगा कि अगर वो कुछ देर और ऐसे रहा तो आज कोई ना कोई गुस्ताखी कर देगा और अपनी और कनक की नज़रों में गुनहगार बन जाएगा। ये सोचकर वो जल्दी से मंगलसूत्र को सुलझाकर उसके ऊपर से उठ गया और तेज कदमों से स्टडी रूम में चला गया। उसके इस तरह से हटने से कनक ने भी अपनी आंखें खोल दी। उसने आदित्य को ऐसे जाते देखा तो उसे शर्मिंदगी सी होने लगी। वो हमेशा ही ऐसे ही होश खो देती थी जब भी वो उसके करीब जाती थी। लेकिन उसकी भी क्या गलती थी? वो उसका प्यार था, उससे भी पहले वो उसका पति था। उसका हक था उस पर और उसके प्यार पर, लेकिन वो जाने किस मिट्टी का बना हुआ था। उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था उसके करीब होने पर भी। इन हालात में भी पता नहीं वो खुद को सामान्य कैसे रख लेता था। जब कोई भी अपने होश खो दे, कैसे वो खुद को अछूता रख पाता था? उसकी बेपनाह चाहत से क्या उसे उसकी आंखों के वो जज्बात दिखाई नहीं देते थे? क्या उसने कभी भी नहीं महसूस की थी उसके गुस्से के पीछे छुपी उसकी बेशुमार मोहब्बत को? या फिर वो देखना या महसूस ही नहीं करना चाहता था उसकी फीलिंग्स को? क्यों था वो ऐसा? क्या वो हर लड़की से दूर रहता था या फिर सिर्फ उससे ही? उसको परहेज था। उसे याद आया कि एक बार निशा ने बताया था कि उसे किसी भी लड़की का उसे छूना तक भी पसंद नहीं था। ये सोचकर उसे थोड़ी सी तसल्ली मिली, लेकिन तभी उसे याद आया उस दिन की घटना जब रेस्टोरेंट में आरोही के हाथों में मौजूद आदित्य का हाथ इस बात की चुगली कर रहा था कि यह लड़की उसके लिए एक जैसी नहीं थी। ये याद आते ही उसकी धड़कनें रुक सी गई। इसका मतलब आदित्य के लिए वो भी उन गैर लड़कियों की तरह थी जिसका छूना तक उसे गवारा नहीं था। तो इसका तो यही मतलब था कि उसकी नज़रों में सच में इस शादी का कोई वजूद नहीं था। क्या आरोही सच कह रही थी कि आदित्य उससे प्यार करता है? पहले भी जब उसने कनक से सगाई करने से इनकार किया था तब भी तो आरोही ने सबके सामने कहा था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उस दिन भी आदित्य ने इस बात से इनकार नहीं किया था। ज़रूर यही सच होगा, वरना जिस आदित्य को वो जानती थी कोई भी उसके सामने उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकता था। कनक के दिमाग में ऐसे हज़ारों क्या और क्यों जैसे वर्ड शोर मचा रहे थे। अंत में हर बात का निष्कर्ष उसने ये निकाला कि आदित्य आरोही से प्यार करता है। कनक को ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल में कोई खंजर उतार दिया हो। उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, आंखों से आंसू बह चले थे। आदित्य अब तक खुद को नॉर्मल कर चुका था। वो कमरे में वापस आया तो देखा कि कनक अब भी वैसे ही है जैसे वो उसे छोड़कर गया था। उसका दिल भराया अपनी मासूम सी पत्नी को ऐसे देखकर। उसने दिल ही दिल में कहा, बस कल तक, कल मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, हर बात जो तुमसे कही है, अपने हर व्यवहार की वजह जो मैंने तुम्हारे साथ किया। अपना दिल खोल दूंगा तुम्हारे सामने, बता दूंगा कि कितना प्यार है मुझे तुमसे। तुमसे दूर होकर मैं भी उतना ही तड़पा हूँ जितना कि तुम। मेरी आंखों से भी उतने ही आंसू बहे हैं जितने कि तुम्हारी आंखों से निकले हैं। उसने खुद को नॉर्मल किया और पूछा, बात हो गई तुम्हारी ललित से? कैसे जाओगी तुम कल? आदित्य की आवाज़ से कनक का ध्यान टूटा, वरना ना जाने कब तक वो ऐसे ही उलझी रहती। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और उसकी तरफ पलट कर कहा, आपको इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी परेशानी है और हम खुद हैंडल कर लेंगे। आदित्य ने उसकी आवाज़ में बेरुखी साफ महसूस की, फिर भी उसने मुस्कुरा कर कहा, वेरी गुड। उसने बेड पर रखा अपना लैपटॉप उठा लिया और वहीं बैठकर अपना काम करने लगा। कनक भी दूसरी साइड आ गई और एक बार फिर ललित को फ़ोन लगाया। फ़ोन अब भी बंद था। उसने गुस्से में अपना फ़ोन बेड पर पटक दिया और बड़बड़ाई, पता नहीं इसने फ़ोन क्यों रखा है जब हर समय उसे बंद ही रखना है तो। इडियट, गधा, उल्लू कहीं का। कहते हुए उसने हल्का सा आदित्य की तरफ देखा। वो आराम से अपने काम में लगा हुआ था, जैसे उसके अलावा और किसी का इस कमरे में कोई वजूद ही नहीं था। कनक को उस पर भी बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, देखो कैसे मज़े से अपना काम कर रहे हैं। हमारे रिश्ते के नाते ना सही, कम से कम इंसानियत के नाते तो हमारी मदद कर ही सकते हैं। लेकिन नहीं, इन्हें हमारी परेशानी से क्या लेना देना। चाचू ने पहली बार हमें कोई काम दिया था, लेकिन लगता है हम वो भी नहीं कर पाएंगे। उसे रोना आने लगा था। वो बेड पर लेट गई। कुछ देर तक करवटें बदलते रहने के बाद आखिर उसे नींद आ ही गई। आदित्य ने जब उसकी गहरी सांसों की आवाज़ सुनी तो लैपटॉप साइड में रखा और कनक की तरफ मुड़कर उसको कंबल उड़ा दिया। उसकी नज़र कनक के चेहरे पर थी। गहरी नींद में भी उसके माथे पर परेशानी की लकीरें साफ नज़र आ रही थी। उसने उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरा तो धीरे धीरे उसका चेहरा सामान्य हो गया। यह देखकर आदित्य के होंठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने कहा, क्यों हो तुम इतनी ज़िद्दी? इतना परेशान होने के बाद भी तुम्हें मुझसे मदद मांगना ज़रूरी नहीं है और मुझसे चिढ़ना है, नाराज़ होना है, फिर भी मुझसे ही प्यार करना है। सच में पागल हो तुम।
लेकिन तुम्हारी इन्हीं बातों ने तो मुझे तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर कर दिया है। बहुत कोशिश की तुम्हें खुद से दूर रखने की, लेकिन अब खुद ही चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी ज़िंदगी में रहो। अब मैं भी जीना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ। इसलिए अब हर मुमकिन कोशिश करूँगा खुद को ठीक करने की। भगवान को भी अब झुकना होगा, लौटानी होगी मेरी ज़िंदगी, मेरी सांसें। वो भी कनक की तरफ ही मुँह कर लेट गया। उसे देखते हुए ना जाने कब वो भी नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह कनक की नींद खुली तो आदित्य पहले ही उठ गया था। कनक बाथरूम से बाहर आई तो उसकी नज़र स्टडी रूम के दरवाजे पर पड़ी। वो अंदर से बंद था। वो समझ गई कि आदित्य अंदर ही है। उसने एक गहरी सांस ली और रेडी होकर नीचे चली आई। हॉल में उसे अंजलि मिल गई। उसने कनक को देखा तो पूछा, तो सुबह सुबह रेडी हो गई? भाई तेरे साथ जाने को रेडी हो गए क्या? कनक ने इनकार में सर हिला दिया तो अंजलि ने धीरे से कहा, तो फिर तू ललित के साथ? अंजलि ने बात अधूरी छोड़ दी तो कनक ने कहा, नहीं, उससे बात ही नहीं हो पाई। तूने भाई से अपने साथ चलने को बोला था ना? अंजलि ने फिर से पूछा तो कनक ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, लेकिन दादू ने तो पूछा था ना उस टाइम। उन्होंने कैसे गोलमोल जवाब दिया था। अब हमें भी उनकी कोई हेल्प नहीं चाहिए। उन्हें क्या लगता है अगर कोई हमारे साथ नहीं जाएगा तो हम अपना काम नहीं कर सकते? देख, मुझे लगता है कि तुझे एक बार भाई से बात करनी ही चाहिए। उस एरिया में तेरा अकेले जाना ठीक नहीं है, चाचू ने कहा था। अंजलि ने एक बार फिर कोशिश की। तू भी ना अंजलि, वहाँ इंसान ही रहते हैं, वैम्पायर नहीं जो हमें खा जाएंगे। ये इंटरनेट का ज़माना है, कोई भी प्रॉब्लम होने पर हेल्प मिल सकती है। कनक ने कहा तो अंजलि लाजवाब हो गई। हम तुम्हारे भाई से कभी भी मदद नहीं मांगेंगे। वो कल से हमें परेशान देख रहे हैं, लेकिन एक बार भी हमसे नहीं कहा कि वो मेरी मदद करेंगे। अगर उनमें इतनी अकड़ है तो हम में भी कम सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, कनक ने कहा। कनक बस निकलने ही वाली थी तभी आदित्य भी अपनी शर्ट की आस्तीन चढ़ाते हुए नीचे आया। वाइट शर्ट, ब्लू जीन्स। उसने बालों को पीछे की तरफ मोड़कर सेट कर रखा था। चेहरे पर हमेशा रहने वाला रोब और अपनी दमदार पर्सनैलिटी के साथ वो आज भी बेहद दिलकश लग रहा था। कनक की नज़र उस पर ठहर गई। उसे पता भी नहीं चला कि कब वो उसके पास चला आया। आदित्य ने उसे जब खुद को घूरते हुए देखा तो भौहें उचकाई तो कनक ने अपनी नज़र घुमा ली। आदित्य उसकी तरफ झुक गया और धीरे से उसके कान में पूछा, बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ ना? कनक उसकी खुशबू में खोई हुई थी। उसने भी बेख्याली में कहा, हाँ बहुत। आदित्य हैरान रह गया। उसे कनक से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसे तो लगा था कि वो मुंह बनाएगी हमेशा की तरह। कनक को भी अब तक समझ आ चुका था उसने क्या कहा है, तो उसने तुरंत सुधार करते हुए कहा, हाँ लेकिन अपने ख्यालों में। आदित्य हंस पड़ा। उसने कहा, और तुम्हारे ख्यालों में? कनक ने मुंह टेढ़ा किया तो आदित्य ने उसके सिर पर चपत लगाकर कहा, कम बिगाड़ो मुंह, कहीं सच में ऐसा ही ना हो जाए। कनक ने उसे घूरा। तब तक वो दीपिका जी की तरफ बढ़ गया। उन्होंने पूछा, आप लोग कब तक पहुंच जाएंगे वहाँ? दोपहर तक, आदित्य ने जवाब दिया तो कनक हैरान हो गई। तो क्या ये भी जाएंगे हमारे साथ? लेकिन अब क्यों जा रहे हैं जब कल मना कर दिया था? वो अपने ख्यालों में थी। तब तक आदित्य बाहर निकल गया। शीतल जी ने उसे एक खाने का डब्बा पकड़ाते हुए कहा, आदि ने कल कहा था कि अगर आप लोग नाश्ते के बाद निकलेंगे तो लेट हो जाएंगे, इसलिए इसमें हमने पोहा पैक कर दिया है। भूख लगने पर खा लेना आप दोनों। कनक के लिए ये दूसरा बड़ा झटका था। इसका मतलब उसके अलावा बाकी सबको कल से ही पता था कि आदित्य उसके साथ जाएगा, लेकिन उसके इतना परेशान होने के बाद भी उसने उसको बताना ज़रूरी नहीं समझा। अंजलि ने उसे ऐसे खड़े देखा तो टोका, अब लेट नहीं हो रहा है तुझे? जाना जल्दी बाहर। कनक सबके पैर छूकर बाहर आ गई। आदित्य दरवाजे के बाहर ही था। उसने कनक को देखा तो अपनी कार की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर जब उसने कनक को अपने साथ नहीं पाया तो मुड़कर पीछे की तरफ देखा। वो उसके साथ ना आकर दूसरी तरफ खड़ी अपनी कार की तरफ मुड़ गई थी। उसने कहा, ओ मैडम, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मेरी कार इधर है। जी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, हमारी आंखों की रोशनी अब भी सही सलामत है। कनक ने भी उसी टोन में जवाब दिया। तो उधर कहाँ जा रही हो? आदित्य ने पूछा। वो कुछ कंफ्यूज सा था। कनक ने भाव खाते हुए कहा, आपसे किसने कहा हम आपके साथ जा रहे हैं? हमें किसी के एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इंडिपेंडेंट और पढ़ी लिखी लड़की हैं, अपने काम खुद ही कर सकते हैं। ओह दैट्स वेरी गुड, फिर तो तुम अपनी कार से ही जाओ, आदित्य ने जवाब दिया और बड़े आराम से अपनी कार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। कनक अपनी कार के पास पहुंची तो चौंक गई। उसका दिमाग ही चलना बंद हो गया। कार के चारों टायर पंक्चर थे। ये कैसे हो गया? कल तक तो सभी ठीक थे। अब हम क्या करेंगे? पहले ही इतना लेट हो रहा है, मैकेनिक को बुलाएंगे तो कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा। ये सब ठीक होते हुए उसने खुद से कहा, अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है। उसने सोचा, लेकिन अब क्या मुँह लेकर उनसे मदद मांगेंगे? और खाओ भाव तुम, हो गए ना स्यापा। अब इनकी मदद लेने के अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। फिर अपने होठों पर ज़बरदस्ती मुस्कान लेकर पीछे पलटी तो देखा
आदित्य उसे चिढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुरा रहा है। कनक झेंप गई। आदित्य ने उसे अपनी तरफ देखते हुए पाया तो मुस्कुराकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार आगे बढ़ा दी। ये देखकर कनक चिल्लाते हुए दौड़ी। अरे सुनिए, रुकिए। ओ हेलो पतिदेव, मिस्टर मलिक। आदित्य ने कुछ दूरी पर जाकर कार रोकी और अपने एक आईब्रो उठाकर सवाल किया। जी, आप मुझसे कुछ कह रही हैं? और नहीं तो क्या, आपके अलावा भी कोई यहाँ दिख रहा है क्या? कनक ने हाँफते हुए कहा। अरे इस पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट लड़की को मेरी क्या ज़रूरत पड़ गई? आदित्य ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। हमारी कार के सभी टायर पंक्चर हैं। कनक ने उसके लहजे को इग्नोर करते हुए कहा तो आदित्य ने सामने से देखते हुए कहा, तो मैं क्या करूं? चेंज कर लो सभी टायर। आप तो सब कुछ कर सकती है ना। हमें टायर नहीं बदलना आता, आप ले चलिए हमें, कनक ने झल्लाते हुए कहा। मूड नहीं है अब मेरा, आदित्य ने सामने देखते हुए कहा तो कनक चिढ़ गई। इतना क्या भाव खा रहे हैं? लुक एट योर वॉइस टोन। इस लहजे में कहोगी तो मैं कहीं नहीं जाने वाला। वैसे भी तुम्हारी हेल्प करने में मेरा क्या फ़ायदा? मैं क्यों खुद को परेशान करूं किसी के लिए भी? हम कोई अनजान नहीं है। कल दादू ने कहा था ना कि हमारी मदद करना आपका फ़र्ज़ है क्योंकि हम वाइफ हैं आपकी, कनक ने कहा तो आदित्य ने झटके से उसकी तरफ देखा। कनक का भी अपने शब्दों पर ध्यान गया तो उसने अपनी झेप मिटाने के लिए कहा, आपको चलना ही होगा हमारे साथ, कोई ज़बरदस्ती है, उसने कहा तो कनक ने भी अकड़ कर कहा। जी, आदित्य ने उसे टेढ़ी नज़रों से देखते हुए कहा। अच्छा, कनक ने जल्दी से कहा। नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है, रिक्वेस्ट है। अगर मेरे साथ चलना है तो मुस्कुराकर प्यार से कहो, फिर मैं चलूँगा तुम्हारे साथ। आदित्य ने भी उसकी हालत का मज़ा लेते हुए कहा। कनक के पास भी अभी उनकी मदद लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने भी अपनी आवाज़ में नरमी लाते हुए कहा, चलिए ना प्लीज़। ओके बैठो, आदित्य ने कहा। वो उसे और परेशान नहीं करना चाहता था। कनक बैठ गई। उसकी नज़र आदित्य से मिली। वो उसकी तरफ ही देख रहा था। उसे देखकर कनक ने फिर मुंह बनाया तो उसे हंसी आ गई। उसे वो बहुत प्यारी लगती थी जब भी ऐसे मुंह बनाती थी। तो उसने कहा, बेल्ट सीट लगा लो। कनक ने सीट बेल्ट लगाई और कार के बाहर देखने लगी। आदित्य सामने देखकर गाड़ी चलाने लगा। उसके होंठों पर अब भी मुस्कान थी जिसे कनक बाहर देखने की वजह से नहीं देख पा रही थी। आदित्य को याद आया कि कैसे उसने ललित का फ़ोन स्विच ऑफ करवा दिया था ताकि कनक उससे कोई कांटेक्ट ना कर पाए। कनक के कार के टायर भी उसी ने पंक्चर करवाए थे नील के साथ मिलकर, जिससे कनक के पास उसके साथ जाने के अलावा और कोई ऑप्शन ना बचे, क्योंकि उसे पता था कि वो उसके साथ कभी भी जाने को तैयार नहीं होगी। उसने एक गहरी सांस ली और एक नज़र कनक को देखकर सोचा, पता नहीं आपके प्यार में और क्या क्या करना पड़ेगा मिसेज मलिक। आरोही सोकर जगी तो उसे आदित्य का ख्याल आया। वो उसके कमरे की तरफ आई। कमरा अभी बंद था। उसने अंदर झांकने की कोशिश की, तभी एक नौकर ने उसे टोक दिया। मैडम, अंदर कोई भी नहीं है, हम अभी सफाई करके आए हैं, नौकर ने कहा तो आरोही ने कहा, कहाँ गए दोनों? छोटी मैम साहब सुबह ही कहीं गई हैं और साहब भी शायद उन्हीं के साथ गए हैं, नौकर ने अंदाज़ा लगाते हुए कहा तो आरोही ने भड़कते हुए कहा, आदित्य क्यों जाएगा उसके साथ? उसने तो कल ही मना कर दिया था। अच्छा, तो फिर साहब ऑफिस गए होंगे। नौकर ने उसे भड़कते हुए देखा तो अपनी बात बदल दी और वहाँ से चला गया। आरोही ने तुरंत ऑफिस में कॉल किया। आदित्य वहाँ नहीं था। उसकी बौखलाहट बढ़ गई थी। उसने एक के बाद एक आदित्य के नंबर पर ढेर सारी कॉल्स कर दी। वो कभी नहीं चाहती थी कि आदित्य कनक के साथ जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उन दोनों के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी और उसकी सारी मेहनत फ्लॉप। वो यहाँ इस घर में सिर्फ इसीलिए तो आई थी कि उन दोनों को अलग करके आदित्य को अपना बना सके। टू बी कंटिन्यूड।